यूट्यूब चैनल पर लोग देख रहे हैं सबको वेलकम है। आज का वीडियो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था तो आप लोग डेली देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण होगा कि कंपटीशन में भी। समझ गए चीज़ों को? चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, कहता है कि दर्द से यहाँ पे निवारण होगा, टाइपिंग सॉरी देख लीजिएगा। दर्द से निवारण देने वाली दवा को क्या कहते हैं? मतलब जो दर्द को कम करता है, दर्द से छुटकारा दिलाता है, उस दवा को क्या कहते हैं? एनाल्जेसिक, एनेस्थेटिक, एंटीबायोटिक, डाययूरेटिक। चारों को समझिएगा। सबसे पहले इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। एनाल्जेसिक जो होता है दर्द को कम करता है, दर्द से कम करने वाला यह दवाइयाँ होता है। अलग अलग प्रकार के एनाल्जेसिक दवाइयाँ होता है, तो यह एनाल्जेसिक दर्द को कम करता है। यह जो एनेस्थेटिक दवाई होता है, यहाँ पे यह एनेस्थेटिक दवाई एनेस्थेसिया के लिए दिया जाता है, बेहोशी कराने के लिए दिया जाता है सर्जरी से पहले। समझ गए? सी है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का मतलब होता है कि संक्रमण के लिए दिया जाता है, संक्रमण के रोकथाम के लिए। और डाययूरेटिक होता है जो बीपी बढ़ने पर भी जो है, बीपी कम करने के लिए भी जो है डाययूरेटिक देते हैं, जैसे लैसिक्स देते हैं, तो यह डाययूरेटिक होता है। डाययूरेटिक जो है मूत्र को क्या करता है? बढ़ा देता है, मूत्र को जो है ज़्यादा उत्पादन करता है, निकालता है शरीर से, जिससे बीपी कमता है। समझ गए? या सूजन कम करने के लिए भी जो है दिया जाता है, तो डाययूरेटिक का ही काम है। तो चीज़ों को समझ गए? आगे चलिए। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, कहता है HS का मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा प्रश्न है। HS जो होता है इसे होरासोमनी कहते हैं। होरासोमनी का मतलब होता है कि सोते समय लेना, यानी एट ए बेड टाइम। ओके, तो सोते समय ऑप्शन ए सही होगा। हर घंटे, एवरी आवर, यह नहीं होगा। हर आधे घंटे, यह भी गलत है। ट्विस ए डे को हम लोग BD भी कहते हैं, बाय जो है दिन में 2 बार, इसी को हम लोग BD भी कहते हैं शॉर्ट में। ओके, तो पता हो गया। आगे चलिए। 3 नंबर का प्रश्न है, कहता है 1 लीटर में कितने मिली होते हैं? मतलब 1 लीटर में कितने ml होते हैं, ये पूछ रहा है। तो आपको पता है, दिन रात यही पढ़ रहे हैं कि 1 लीटर में 1000 जो है आपके क्या होते हैं? ml होते हैं। और यह एग्जाम में मेडिकल में इसलिए पढ़ना जरूरी है, जानना, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि किसी को अगर सलाइन चढ़ाया जाता है, फ्लूइड अगर ट्रांसफ्यूज किया जाता है, तो कहा डॉक्टर कहते हैं 100 ml में चढ़ाइए, 100 ml NS दीजिए, 200 ml NS दीजिए, 500 ml NS दीजिए। तो यह ml पता होनी चाहिए। समझ गए? तो यहाँ पे हो गया। चौथा है, कहता है ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करते समय सुनाई देने वाली ध्वनि कौन सी होती है? जब हम स्फेग्नोमैनोमीटर लगाते हैं ना, और कान में जब हम स्टेथोस्कोप लगाते हैं, तो हमें एक ध्वनि सुनाई देता है, और उसी ध्वनि को हम क्या करते हैं? रीड करते हैं और पता करते हैं कि बीपी कितना है। तो वह जो ध्वनि सुनाई देता है, उस ध्वनि को हम कोर्सकॉफ ध्वनि कहते हैं। समझ गए? बीपी प्रेशर रिकॉर्ड जब करते रहते हैं तो उस समय जो साउंड सुनाई देता है वह कोर्सकॉफ होता है। समझ गए? आगे चलिए। 5वें नंबर का, अब यहाँ पे 1 औंस कितने के बराबर होते हैं? माय डियर, औंस जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड में यह जो है मापने के काम आता है, लेकिन 1 औंस के बराबर कितने जो है ml होते हैं? तो माय डियर लगभग 30 ml 1 औंस के बराबर होता है। 1 औंस के बराबर जो है आपके क्या होते हैं? 30 जो है ml होते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, आगे चलिए। छठा है, कहता है CPR के आपको पता होगा, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन होता है। जब कोई पेशेंट बेहोश हो जाता है अचानक से, उसका जो है श्वसन बाधित होने लगता है, तो उसको जो है CPR दिया जाता है। और CPR का फुल फॉर्म बता दिए, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कहता है इसमें कंप्रेशन यानी दबाव और वेंटिलेशन संवातन का कितना अनुपात होता है? तो एक एडल्ट को जब हम CPR देते हैं ना, तो इसमें जो कंप्रेशन होना चाहिए, जो दबाव होना चाहिए, वह 30 होना चाहिए, और जो वेंटिलेशन होना चाहिए वह 2 के अनुपात में होनी चाहिए। तो देखिए ऑप्शन 30 और 2 में कौन सा है? ऑप्शन ए है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए। 7वां है, कहता है एनीमा देने में जो द्रव का इस्तेमाल होता है, वह द्रव जो है एक एडल्ट के लिए कितने जो है क्वांटिटी में होनी चाहिए, कितनी मात्रा होनी चाहिए? तो एनीमा हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं पहले। तो एडल्ट के लिए 500 से लेकर 1000 यानी आधा लीटर से लेकर 1 लीटर तक जो है एक वयस्क के एनीमा में सोल्यूशन इतना तैयार किया जाता है, घोल इतना तैयार किया जाता है। वहीं पर अगर बच्चा रहता है तो बच्चे के हिसाब से 100 ml से लेकर 250 ml तक जो है यह दिया जाता है बच्चे में। समझ गए चीज़ों को? तो ये चीज़ें याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
आगे है 8वां है, कहता है ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं, यानी टिश्यू मतलब बॉडी समझिए ना, टिश्यू में ऑक्सीजन जैसे ही कमता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग साइनोसिस कहते हैं। साइनोसिस इज द राइट आंसर होगा। अब मैं आपको बता दूं, साइनोसिस को हम लोग देह नीलता भी कहते हैं, शरीर नीला पड़ने लगता है साइनोसिस में। अब नीला कब पड़ता है, तो जैसे ही ऑक्सीजन कमता है तो बॉडी में जो है नीलापन होने लगता है और यही साइनोसिस होता है। ओके, रही बात एनोक्सिया की, तो ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं मिल पाना, समझ गए ना। अनोक्सिया वह होता है जहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल अनुपस्थित हो जाता है, समझ गए। व्यक्ति को ऑक्सीजन बिल्कुल न मिलना ही एनोक्सिया हो जाता है, समझ गए। एनोक्सेमिया का मतलब होता है कि रक्त में ऑक्सीजन का बिल्कुल ख़त्म हो जाना, अब अनुपस्थित होना, रक्त में ब्लड में ऑक्सीजन न होना ही एनोक्सेमिया कहलाता है। ओके, उसके बाद है यहाँ पे देखिए साइनोसिस है, वही देह नीलता है, मैंने आपको बता ही दिया। तो ये सब चीज़ें समझिएगा। 9वां है, कहता है यूनिवर्सल डोनर, यूडी, सार्वभौमिक रक्तदाता। डोनर मतलब होता है देने वाला, तो यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक रूप से जो रक्त देने वाला समूह होता है वह कौन सा होता है, ओ, ए बी, ए बी। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन ओ जो है, ए ऑप्शन राइट होगा। ओ जो होता है ओ ग्रुप के ब्लड वाला, वह सबको जो है रक्त दे सकता है। लेने की बात होगा तो सभी ग्रुप से लेने की क्षमता जो रखता है वह ए बी ग्रुप रखता है और इसे यूनिवर्सल रेसिपिएटर कहा जाता है, यानी सर्वग्राही कहा जाता है, सबसे ग्रहण कर सकता है। ओके, बाकी ए ग्रुप अलग है, बी ग्रुप अलग है, आप लोग को पता है, और कुल मिला के यही 4 ग्रुप होता है ब्लड का, आपको ये भी पता होनी चाहिए। ए जो होता है इसमें किसी भी प्रकार के एंटीजन नहीं होता है, ये चीज़ें समझ, सॉरी, ओ ग्रुप जो होता है इसमें किसी भी प्रकार के एंटीजन नहीं होते हैं। ओके, 10वां यहाँ पे देखिएगा, कहता है पित्ताशय की थैली का आकार किसके समान होता है, मतलब जो आपके पता होना चाहिए कि लीवर के नीचे थोड़ा सा एक पित्ताशय लगा होता है, तो इसको कौन सा शेप में यह होता है, डोम शेप में, राउंड शेप में, ट्रायंगल शेप में, पियर शेप में। तो माय डियर, पियर शेप में नाशपाती के आकार में जो है आपके, यह जो है आपके पित्ताशय यानी गाल ब्लैडर होता है, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे है 11 नंबर, बहुत अच्छा प्रश्न है, दांत के आंतरिक खोखले हिस्से को क्या कहते हैं। अब आपको दांत से जुड़ी हुई क्वेश्चन मैं बता देता हूं। विटामिन जो सी होता है वह मसूड़ा के लिए काफ़ी अच्छा होता है, समझ गए, स्वस्थ रखने के लिए। उसके बाद बात किया जाए दांत में जो कैविटी लगता है, तो वह कैविटी दांत को क्या करता है, दांत को जो है खाने खोखला करने लगता है, और जो दांत खोखला हो जाता है उसके आंतरिक भाग में उसको हम लोग रूट कहते हैं, समझ गए। बाकी आप लोग को समझना चाहिए कि ये सब जो है दांत वाला हिस्सा जो है खोखला हिस्सा रूट होता है, जो कि आंतरिक हिस्सा होता है। ओके, आगे चलते हैं। इंजेक्शन द्वारा दिया जाने वाला गर्भ निरोधक है कंट्रासेप्शन। माय डियर, अब आप लोग को पता होगा माला एन हो, माला डी हो, ये सब जो है पिल्स के रूप में है, ये सब गोली के रूप में है और यह गर्भ निरोधक होता है। लेकिन माला डी तो गोली है, लेकिन उसके बाद बात किया जाए नोर प्लांट है जो एक बार जो है सर्जरी के द्वारा रख दिया जाता है और 5 साल 10 साल जो है आराम से यह चलता है। तो यह सब कोई दवाई नहीं है। लेकिन डीएमपी जो होता है यह एक इंजेक्शन होता है और यह डीएमपी इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है जो गर्भ निरोधक के रूप में काम करता है। 13 नंबर का है, कहता है भोर कमेटी की नियुक्ति किस वर्ष में हुई थी। अब आपको मेहता कमेटी, भोर कमेटी, मुलादियर कमेटी, ये सब कमेटी जो है आपके नर्सिंग के लिए इम्पोर्टेंट है हेल्थ के सेक्टर में। तो भोर कमेटी का जो नियुक्ति किया गया था वह 1943 में जो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्ति किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। 14 नंबर का प्रश्न है, वह वर्ष जब एमटीपी अधिनियम पारित हुआ। एमटीपी आप लोग को पता है, मैं आप लोग को 3rd ईयर में भी पढ़ा दिए थे, ठीक है ना। एमटीपी 3rd ईयर में भी पढ़ाए थे और भी इससे पहले वाले वीडियो में भी आप लोग को पता है। तो जो एमटीपी होता है वह 1971 में यह एक्ट लाया था। इस एक्ट के तहत प्रावधान किया गया कि कोई भी एवर्सन करवाएगा तो वह जो है लीगल रूप से ही करवाएगा, अन्यथा उस पर कार्रवाई होगा। तो यह जो है गर्भपात कराने के लिए एमटीपी अधिनियम बहुत रोल निभाता है।
आगे है 15 नंबर है डॉट्स का पूरा नाम क्या है। तो आपको पता होगा डी फॉर डायरेक्ट, ओ फॉर ऑब्जर्व, टी फॉर ट्रीटमेंट, एस फॉर शॉर्ट और कोर्स जो है इसके साथ में ही रहता है। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। डॉट्स का पूरा नाम डायरेक्ट, ऑब्जर्व, ट्रीटमेंट, शॉर्ट, कोर्स होता है। रही बात डॉट्स जो है टीबी के लिए दिया जाता है, इसमें डॉट्स प्लस भी एक होता है और इसका अवधि के बाद किया जाएगा तो 18 से लेकर 27 महीने की होती है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखने को। आगे चलिए देखते हैं। डॉट्स हो गया। 16 नंबर का प्रश्न है एड्स दिवस कब मनाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए एड्स दिवस 11 अप्रैल गलत, जो है 1 दिसंबर सही, 1 मई गलत, 7 अप्रैल गलत। तो 1 दिसंबर राइट आंसर होगा। बाकी रह गई अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस होगा तो वह जो है आपके 7 अप्रैल होगा, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। 17 है कहता है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये सब देखिए कुछ हेल्थ के सेक्टर में जो ब्रांचेज सब है वह सब आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो उस ब्रांचेज सब की स्थापना कब हुआ, हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सब आपको पता होनी चाहिए। तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जो है यह आपात स्थिति में जो है यह मरीजों को, ठीक है ना, सभी हेल्थ के सेक्टर में बहुत ज़्यादा मदद करता है। समझ गए? तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1922 में नहीं हुआ था, गलत है। 1910 में भी नहीं हुआ था, ये भी गलत है। 1920 में राइट आंसर होगा और 1915 गलत होगा। तो 1920 में जो है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई। 18 नंबर का प्रश्न है कहता है नियोनेंटल जॉन्डिस। अब समझिए नियोनेंटल जॉन्डिस होता क्या है। तो नियोनेंटल जॉन्डिस जन्म जो होता है यह नवजात शिशु में जॉन्डिस को बताता है। नवजात शिशु के पीलिया इसे कहते हैं या कमला कहते हैं। इसके उपचार हेतु किस रंग के प्रकाश का उपयोग किया जाता है। अब आप लोगों को पता होगा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में आप ANM के कैंडिडेट भी इसको पढ़े होंगे, GNM वाले भी जो है सेकेंड ईयर में चाइल्ड हेल्थ में पढ़े हैं। तो उनको पता होनी चाहिए कि नियोनेंटल जो जॉन्डिस होता है तो उस समय बच्चा नवजात रहता है, इसलिए उससे जो है एक प्रकाश में रखा जाता है, फोटोथेरेपी दिया जाता है और उस फोटोथेरेपी में जो प्रकाश का उपयोग किया जाता है वह ब्लू कलर के होता है, नीला प्रकाश होता है। लेकिन नीला प्रकाश हानिकारक होने के कारण इसमें हल्का जो है उजला प्रकाश मिला के दोनों जो है दोनों का रोशनी संतुलित करके बच्चे को स्किन पर जो है प्रहार किया जाता है, जिससे जो बिलुब्रिन लेवल है वह भंगुर होके बाहर निकल जाता है। 19 है नवजात शिशु में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि वयस्क और बूढ़े से अत्यधिक आरबीसी का जो होता है वह बच्चे में होता है। अब इसके पीछे रीजन होता है कि आरबीसी जो होता है वह एडल्ट में बात करेगा तो 120 दिन इसका कार्यकाल होता है, ठीक है, 120 डेज होता है। लेकिन बात करेगा नवजात में, नए बच्चे में, तो यह 60 से 80 दिन ही मात्र जो है इसका जीवन काल होता है आरबीसी का। 20वां नंबर प्रश्न है आपके सामने, बच्चों की टॉयलेट ट्रेनिंग किस समय दी जानी चाहिए उपयुक्त होता है। 0 से 1 वर्ष, 6 मंथ, ओके, 1 से 3 साल और 3 से 6 साल। तो जो टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए उपयुक्त समय होता है वह 1 से 3 वर्ष होता है। इसी बीच में बच्चे को उपयुक्त टॉयलेट ट्रेनिंग देने से बच्चा जो है आपके बेड पर जो है टॉयलेट नहीं करेगा। बच्चा को जब भी टॉयलेट आएगा तो रोएगा, बोलेगा, और यही सब जो है टॉयलेट ट्रेनिंग से बच्चा जो है अच्छी आदत में आएगा। ओके। 21 है कहता है जॉन्डिस का दूसरा नाम क्या होता है। इक्टेरस, हाइपरबिलुब्रिमीनिया, ऑप्शन ए और बी। तो आपको पता होना चाहिए इक्टेरस भी जॉन्डिस को ही कहते हैं और हाइपरबिलुब्रिमीनिया जो होता है यानी बिलुब्रिन लेवल बढ़ना ही हाइपर कहलाता है और दोनों जो है जॉन्डिस का ही एक नाम है। ओके। इंग्लिश में बात किया जाए तो इसे कमला जो है कहते हैं, तो ये भी समझिएगा। ओके। आगे चलिए, आगे देखते हैं। 22 नंबर है कहता है विडाल टेस्ट जो है कब करना चाहिए। ज्वर आने के तुरंत बाद, ज्वर आने के 7 दिन बाद, ज्वर आने से पहले, ज्वर समाप्त होने पर। तो ज्वर समाप्त होने पर कोई टेस्ट किया जाता है? नहीं। ज्वर आने से पहले कोई चेक होगा? नहीं। ज्वर आने के तुरंत बाद यही या तो यही होगा। तो विडाल टाइफाइड का टेस्ट है, तो टाइफाइड फीवर जो आता है उसके 7 दिन, अगर 1 हफ्ता या मानिए 4-5 दिन से फीवर है तो टाइफाइड का टेस्ट करा सकते हैं लगभग 1 सप्ताह पर। ओके। 23 है कार्य क्षमता तथा योग्यता का बढ़ना क्या कहलाता है। लॉजिकल प्रश्न है, समझिए। कार्य क्षमता, अब ये नहीं है कि पावर, समझ गए ना, पावर नहीं, कार्य क्षमता कि आपके अंदर इतना क्षमता आ गया है कि आप कोई कार्य को कर सकते हैं, कार्य करने की क्षमता, या फिर आपके अंदर इतना योग्यता है, आप योग्यवान हो चुके हैं कि आप जो है किसी भी चीज कार्य को हैंडल कर सकते हैं। तो कार्य क्षमता और योग्यता यह एक प्रकार से मेंटल जो है आपके स्टेटस को बताता है। तो यह एक प्रकार के वृद्धि से नहीं
नहीं विकास से रिलेटेड। वृद्धि मतलब होता है वजन बढ़ना, हाथ पैर की लंबाई बढ़ना, से समझ गए ना, शरीर का जो है हट्टा कट्ठा होना, ये सब वृद्धि में आता है। लेकिन विकास का मतलब होता है कि योग्यवान होना, एजुकेटेड होना, ठीक है, बुद्धि का बढ़ना, ये सब मेंटल जो है स्टेटस बढ़ना, ये सब जो है आपके विकास में आता है। तो कार्य क्षमता और योग्यता भी जो है विकास को ही दर्शाता है। तो इसलिए ऑप्शन जो है आपके 20 सही होंगे। आगे चलिए, 24 है मासिक धर्म के साथ दर्द होना। अब हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं, मैटरनल हेल्थ में आ चुके हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैं क्या करा रहा हूँ, तो माय डियर मिक्स क्वेश्चन इसीलिए करा रहे हैं ताकि आपको सभी चीज़ का नॉलेज हो। आपको एग्जाम में तो हर एक ईयर से पूछा जाएगा, हर एक सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, एक सब्जेक्ट से तो पूछा नहीं जाएगा, इसलिए हम मिक्स क्वेश्चन करा रहे हैं। तो मासिक धर्म जो होता है ना, उसमें अगर दर्द होता है तो उसे एमेनोरिया कहते हैं, या मेनोपॉज कहते हैं, या डिसमेनोरिया कहते हैं, या मेनोरेजिया कहते हैं। तो माय डियर जो डिसमेनोरिया होता है यह डिफ़िकल्ट इन जो है आपके मासिक धर्म में दर्द होना, डिफ़िकल्ट होना, कठिनाई होना, डिसमेनोरिया होता है और यही राइट आंसर होगा। रही बात मेनोपॉज होता है, यह आपके मासिक धर्म जो एक समय आता है जहाँ पे रुक जाता है तो वही मेनोपॉज कहलाता है 45 से 50 साल के एज में। एमेनोरिया होता है कि मासिक धर्म को अचानक से जो है रुक जाना और यही जो है यह एक समस्या ही होता है, समझ गए। तो मासिक धर्म जो है यही आपके चीज़ें होता है, मैंने आपको डिटेल से बता दिया। 25 नंबर का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। कोरियोनिक गोनेड्रोफ्रिन उत्पन्न होता है, कहाँ से उत्पन्न होता है, देख लीजिए, देख लीजिए कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। कहता है कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन कहाँ से उत्पन्न होता है, तो साइटोट्रोफोब्लास्ट से, थायराइड ग्रंथि से, ओवरी से, गर्भाशय से। तो जो कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन जो होता है यह साइटोट्रोफोब्लास्ट से उत्पन्न होता है। ओके, बहुत अच्छा प्रश्न है। 26 नंबर का प्रश्न है, 8वें सप्ताह से आगे अत्यधिक रक्त संवहन के कारण, मतलब अत्यधिक ब्लड सर्कुलेशन के कारण योनि मार्ग यानी वैजिनल मार्ग जो होता है वहाँ के लेटरल फॉर्निक्स में बढ़ी हुई धड़कनें यानी स्पंदन महसूस की जा सकती है। इसे क्या कहते हैं। माय डियर, जब प्रेगनेंसी का 8 सप्ताह हो जाता है या इससे ज़्यादा हो जाता है तो जो योनि मार्ग होता है ना वहाँ पे एक फॉर्निक्स होता है, समझ गए। उस फॉर्निक्स में स्पंदन जो है अत्यधिक महसूस होने लगता है 8वें सप्ताह या इससे अधिक होने पर। तो इससे बढ़ी हुई धड़कन को हम क्या नाम से जानते हैं, तो आप लोग को मैं पढ़ाया था हेर्निंग साइन, जैकमियर साइन, या फिर आपके गुडविल साइन या ओसिएंडर साइन। तो मैंने आपको पढ़ा दिया था कि ओसिएंडर साइन जो होता है यह स्पंदन को बताता है, समझ गए। यह जो है स्पंदन को बताता है कहाँ पे, फॉर्निक्स में, समझ गए, फॉर्निक्स में बढ़ी हुई स्पंदन को बताता है। 27 नंबर है, नाभि नाल में डैश होती है। ओके, नाभि नाल जो होता है इसमें क्या होती है, तो आपको पता होनी चाहिए, एक आर्टरी या 2 वेन, 2 आर्टरी या 1 वेन, 2 आर्टरीज या 2 वेन, 1 आर्टरीज या 1 वेन्स। तो आपको पता होनी चाहिए कि जो नाभि नाल होता है प्लेसेंटा से बच्चे के नाभि में लगा होता है, तो इसमें इसी के द्वारा जो है बच्चे को सब चीज़ मिलता है। तो इसमें जो है 2 आर्टरीज होते हैं और 1 वेन होता है, यानी कुल 3 जो है आपके ब्लड वेसल्स होता है। इसमें 2 आर्टरीज और 1 वेन होता है। ओके, याद रखिएगा। जबकि आपको पता होनी चाहिए शुद्ध ब्लड का जो बच्चा में मिलता है वह वेन के द्वारा मिलता है और आर्टरी जो है अशुद्ध ब्लड को फिर से प्लेसेंटा की तरफ लाता है शुद्धिकरण के लिए। तो ये चीज़ें समझिएगा। 28 है, कहता है इंडियन लुनेसी एक्ट कब लागू हुआ। अब आपको पता होना चाहिए इंडियन लुनेसी एक्ट का मतलब होता है कि यह आपके मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में जो है मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल हो गया, मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए यह जो है एक्ट आया और यह एक्ट मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में काम करता है। तो इंडियन लुनेसी एक्ट जो है 1912, 30, 18, 24, 1912 में यह एक्ट आया, इसको याद रखिएगा। 29 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, किसी बाह्य वस्तु अथवा स्थिति का गलत अर्थ लगा लेना क्या कहलाता है। माय डियर, कोई बाह्य वस्तु है, समझ गए, उसका स्थिति का अगर आप गलत अर्थ लगा लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं। मतलब
सामने कोई वस्तु रखा है, समझ गए, और वह वस्तु जो है आपको, जैसे मानिए सामने रस्सी रखा हुआ है, समझ गए, रस्सी रखा हुआ है। अब रस्सी रखा हुआ है लेकिन आपको लग रहा है कि वो सांप है। सामने अंधेरे में पेड़ खड़ा है लेकिन आपको लग रहा है कि वहाँ पे कोई परछाई है, भूत है। तो ये क्या हो जाएगा, यह एक प्रकार का भ्रम होता है, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा कि किसी वस्तु के बारे में गलत अर्थ लगा लेना ही भ्रम में आता है, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बाकी 30 नंबर का है कि नींद में होने वाले भ्रम को क्या कहते हैं। नींद में होने वाले भ्रम को क्या कहते हैं। तो माय डियर, अगर नींद में किसी को कोई भ्रम होता है, जैसे विचलित होना, नींद में कुछ कुछ जो है देखना, भ्रम होना, तो यहाँ पे हिप्नोगोगिक भ्रम होता है। इसे हिप्नोगोगिक भ्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, नींद में होने वाले भ्रम को हिप्नोगोगिक भ्रम कहते हैं। ओके, याद रखिएगा। 31 है, खुले स्थान के डर को क्या कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को खुले स्थान में जाने से भीड़ भाड़ से डर लगता है तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, एल्गोफोबिया, जेनोफोबिया, एगोराफोबिया और एक्रोफोबिया। तो राइट आंसर एगोराफोबिया होगा। एगोराफोबिया में खुले स्थान से व्यक्ति को डर लगता है, खुले स्थान में घर से बाहर जाने में व्यक्ति डरता है, तो उसे एगारोफोबिया कहते हैं। जेनोफोबिया होता है जो अजनबी व्यक्तियों से मिलने में डर लगता है, समझ गए। तो यही जो है, और एक्रोफोबिया जो होता है यह ऊंचाई से डर लगता है। जब व्यक्ति ऊंचाई पर चढ़ जाता है तो उसको जो डर लगने लगता है तो वह एक्रोफोबिया होता है, ठीक है, एक्रोफोबिया। और एग्रोफोबिया जो होता है वह जो है खुले स्थान से डर होता है, समझिएगा। कहता है दक्षिण पूर्व एशियाई का WHO क्षेत्रीय पहला क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला गया। कहता है कि दक्षिण पूर्व एशिया का, समझिएगा, समझ गए, साउथ ईस्ट एशिया का WHO का रीजनल जो ऑफिस होता है, कार्यालय होता है, वह कहाँ पे है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता। तो राइट आंसर आपका जो है दिल्ली है। दिल्ली में जो है आपके दक्षिण पूर्व एशिया का WHO का मुख्यालय है। ऐसे आप WHO का हेड क्वार्टर बताइएगा कहाँ पे है। और WHO की स्थापना आप लोग को पता होना चाहिए 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है, याद रखिएगा। इसका हेड ऑफिस बताइए कहाँ पे है। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। कहता है कि एक नॉर्मल वार्ड में, एक जनरल वार्ड में नर्स और मरीज के कितना अनुपात होनी चाहिए। मतलब एक जनरल वार्ड में एक नर्स और पेशेंट का जो रेशियो है कितनी होनी चाहिए, मतलब कितने पेशेंट पर कितने नर्स होनी चाहिए। जनरल वार्ड की बात कर रहा है। तो एक जनरल वार्ड में आपको समझना चाहिए कि एक जनरल वार्ड जहाँ पे नॉर्मल पेशेंट को इमरजेंसी से शिफ्ट किया जाता है तो वह जनरल वार्ड होता है। उसमें देख रेख में नर्स को रखा जाता है। तो जनरल वार्ड में एक नर्स को 6 पेशेंट के ऊपर रखा जाता है। तो 1:6, यानी एक नर्स 6 पेशेंट होता है। और यह जनरल वार्ड में ये चीज़ें होता है। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बहुत शानदार प्रश्न है। अब यहाँ पे एक और ज़बरदस्त प्रश्न है। INC मानकों के अनुसार, मतलब INC जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिल, इसके स्टैंडर्ड के अनुसार GNM स्कूल में छात्र और शिक्षक का रेशियो अनुपात कितनी होनी चाहिए। मतलब जो लोग भी GNM किए होंगे तो उस GNM कॉलेज में INC के अनुसार GNM स्कूल में कितने जो है आपको शिक्षक पे कितने जो है कितने स्टूडेंट पर कितने जो है टीचर्स होने चाहिए। तो इनके अनुसार जो है 1:7, 1:7, 1:15, 1:10, 1:20। तो राइट आंसर 1:10 है, यानी एक टीचर और 10 स्टूडेंट, यानी 10 स्टूडेंट पर एक टीचर चाहिए, समझ गए। किसी अगर मान गए कॉलेज में 60 अगर मान गए स्टूडेंट का सीट है GNM का, तो वहाँ पे 6 टीचर होना ही चाहिए, समझ गए, क्लास के टीचर के रूप में। और बाकी जो मैनेजमेंट होता है वो तो अलग होता ही है। तो ये चीज़ें आप लोग समझ लीजिए। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है, कहता है आपके सामने ही प्रश्न है कि जब विकलांग व्यक्तियों का, समझ गए ना, यानी जो विकलांग व्यक्ति होता है, डिजेबिलिटी डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड डिजेबिलिटी डे कब मनाया जाता है। विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर नहीं, 15 दिसंबर नहीं, 22 दिसंबर नहीं, 3 दिसंबर राइट आंसर होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, समझ गए। आगे एक और अच्छा प्रश्न लेकर आए हैं आप सभी के बीच में। कहता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मतलब है कि इंटरनेशनल जो आपके योगा होता है वह डे कब मनाया जाता है, योगा डे। तो आपको पता होगा 21 जून सही राइट आंसर है। 21 मार्च गलत, 22 अप्रैल गलत, 21 मई गलत। तो 21 जून राइट आंसर होगा योगा डे के रूप में। ओके, आगे देखते हैं। चलिए एक और अच्छा प्रश्न आपके सामने आ गया। कहता है कि भारत की संशोधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा की गई। तो आपको पता होना चाहिए कि 1983 में पहला जो स्वास्थ्य नीति जो है आपके आया था, उसके बाद
बाद जो है आपको जो उस स्वास्थ्य नीति को जो बनाया गया था तो उसको संशोधन 2002 में किया गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें 2 है, यही राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो संशोधन 2002 है, रिवाइज हेल्थ पॉलिसी 2002 राइट आंसर होगा। ओके, तो ये चीज़ों को हेल्थ पॉलिसी जो बनाया गया था पहले, उसको 2002 में उसमें कुछ चीज़ें को जोड़ा गया, संशोधन किया गया। तो ये हो गया आपका ऑप्शन जो है सी। कहता है यहाँ पे एक और ज़बरदस्त प्रश्न है, कुबर को किस रूप में जाना जाता है? कुबर को आपको पता होगा, तो कुबर जो होता है वह आपके पीठ के बैक साइड में जो है पीछे से लेकर ऊपर तक कहीं भी जो है वह धंसा हुआ जो है पीछे की तरफ जो है निकला हुआ रहता है, उसी को कुबर कहते हैं। तो उसी को हम लोग घुमावदार कंधा कहते हैं, यही राइट आंसर होगा। हिंदी में घुमावदार कंधा कहते हैं। ओके, आगे चलिए। अच्छा प्रश्न है आपके सामने, कौन से कारण है जो शरीर को दक्षता को प्रभावित करता है? दक्षता मीन्स जो हमारे अंदर योग्यता है, जो दक्ष है, जो इफिशियंसी है, मतलब समझ रहे हैं ना, उसको कम करता है। दक्षता को कौन कम करता है? शारीरिक बनावट कारण, शारीरिक क्रिया का कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, यह सभी। तो अगर ये सभी जो है इसमें आपको शारीरिक दक्षता को कम करते हैं। अगर बनावट सही नहीं होगा तो यह भी कम करेगा, शारीरिक काम अगर ठीक से नहीं करेगा तो वह भी दक्षता को प्रभावित करेगा, और मेंटल अगर ठीक नहीं है तो यह भी प्रॉब्लम करेगा। तो इस पर लिए सभी जो है आपका सही हो जाएगा। बस क्वेश्चन को समझिए, समझने से ही बहुत चीज़ें क्लियर होगा। ओके, आगे देखिए। आगे है यहाँ पे कहता है मोटापा के क्या कारण होता है? तो विटामिन की कमी, मिनरल की कमी, अधिक कैलोरी का सेवन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो माय डियर, मोटापा बढ़ने का सबसे जो मेन वजह होता है, बहुत ज़्यादा इसमें कैलोरी का आप जो सेवन करते हैं तो बहुत ज़्यादा फैट बढ़ेगा और उससे जो है व्यक्ति को मोटापा होता है। बाकी विटामिन मिनरल से कोई लेना देना है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी ही राइट होगा। ओके, आगे देखिए। आगे है यहाँ पे कहता है श्वसन प्रणाली का कौन सा भाग जो है वाणी के लिए उत्तरदायी है? अब एक ऐसा भाग होता है जो आपको पता होना चाहिए कि वह श्वसन के क्रिया में भी भूमिका निभाता है और वह जो है बोलने में, खाने में भी भूमिका निभाता है। तो ट्रेकिया यह भी श्वसन प्रणाली का अंग है। नजल कैविटी भी अंग है, जिसको हम लोग गुहा, नाक का गुहा कहते हैं। फायरिंग्स और लैरिंग्स, लैरिंग्स जो होता है यह श्वसन प्रणाली में नहीं होता है, तो बच कौन गया? यह फायरिंग्स। फायरिंग्स जो होता है यह भोजन वाला में भी भूमिका निभाता है और श्वसन में भी यह भूमिका निभाता है। तो इसीलिए यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कह दिया है श्वसन प्रणाली का कौन सा भाग वाणी के लिए उत्तरदायी होता है। तो यही फायरिंग्स ही एक कॉमन होता है दोनों में, समझ गए? आगे चलिए देखते हैं। और बहुत अच्छा प्रश्न फिर से है, फेफड़ों में एलोबोली की अनुमानित संख्या कितनी होती है? मतलब आपको पता है कि जैसे फेफड़ा होता है तो फेफड़ा में जो है ब्रोंकियाई होता है, उसमें गुच्छा के रूप में जो है आपके एलोबोली लगा होता है जिसमें हवा भरा होता है, समझ गए? अब ये जो हवा भरा होता है तो इसमें कितना यह एलोबोली होता है? एक फेफड़े में कितना, फेफड़ों में मतलब दोनों फेफड़ों में मिलाकर कितने जो है आपको एलोबोली होने की संभावना होता है? वायु के स्टक कितने होते हैं? तो माय डियर, लगभग यह जो है 600 से लेकर 800 जो है मिलियन की संख्या में होता है। 600 से लेकर 800 मिलियन की संख्या में। तो यहाँ पे 800 भी है, 900 भी है, 1000 है, तीनों नहीं होगा। राइट आंसर 700 होगा, क्योंकि 600 से 800 के बीच में तो 700 ही एवरेज होगा। तो राइट आंसर हमारा यही होगा। ओके, प्रश्न को समझिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं समझिएगा तो दिक्कत ही दिक्कत होगा। ओके, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर द्वारा स्थानांतरित नहीं होता है? तो यहाँ पे बताना है कौन सा ज्वर है जो मच्छर के द्वारा नहीं होता है। तो मस्तिष्क ज्वर, मस्तिष्क ज्वर समझ गए, यह तो आपको होता ही है मच्छर के द्वारा। मलेरिया भी होता है मच्छर के द्वारा। टाइफाइड नहीं होता है, समझ गए, यह सल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। और डेंगू भी जो है एजिज एजिप्टाई के कारण होता है, एडिज एजिप्टाई के कारण। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा, समझ गए? बाकी मलेरिया जो है आपको बताना है किसके कारण होता है। ओके, आगे चलिए देखते हैं। अच्छा प्रश्न है यहाँ पे, एक और बढ़िया प्रश्न आया सामने। इसबगोल, आप लोग गांव में देखते होइएगा पैकेट में आता है इसबगोल, सबगोल के भुस्सी जिसको बोलते हैं, वह जल के साथ लेने से किस रोग से आराम मिलता है? इसबगोल जो भुस्सी होता है उसको जल में देखते होइएगा, उसको भिगोकर उसमें चीनी या शक्कर डालकर उसको लोग मिला के गर्मी में बहुत लेते हैं। तो यह क्या करता है? पीलिया, फ्लू, डायरिया, इनमें से किसके लिए? तो डायरिया वाले को यह दिया जाता है जिसमें जल की कमी होती है। ओके, आगे देखेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है हेपेटाइटिस ए के वायरस किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो माय डियर, हेपेटाइटिस ए जो होता है मुख्य रूप से भोजन और जल दोनों के द्वारा होता है। चूँकि यह ओरल फीकल रूट से होता है, तो ओरल और फीकल मतलब मुंह के द्वारा हम लोग भोजन जल दोनों लेते हैं, तो दोनों से फैलेगा। तो इसलिए हमारा जल तो होगा ही और भोजन भी होगा यहाँ पे, समझ गए? तो इसलिए याद रखिएगा। ओके, चलिए। हेपेटाइटिस होता है जो लीवर को प्रभावित करता है, लीवर को संक्रमित करता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और यह बहुत खतरनाक रोग होता है, समझ रहे हैं?
कहता है कालाजार रोग किसके द्वारा फैलता है? कालाजार किसके द्वारा फैलता है? एस्केरेसिस, ट्रेपेनोसोमा, समझ गए, लिस्मीनिया बैक्टीरिया। तो माय डियर जो कालाजार होता है यह जो है लिस्मीनिया के द्वारा, लिस्मीनिया एक खुद रोग है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। कालाजार, समझ गए, कालाजार, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है। आगे हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे। आगे कहता है एलर्जी उत्पन्न होती है। एलर्जी किस उत्पन्न होती है? प्रतिजन प्रतिरक्षी अभिक्रिया से, ऊपरी श्वसन नाल से, किसी संवेदनशील प्रतिजन से, परागकणों से। तो आपको पता होना चाहिए एलर्जी होता है किसी भी चीज़ों के संपर्क में आने से जो है व्यक्ति उसके प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होने लगता है, हाइपर सेंसिटिविटी आने लगता है, और वही एलर्जी होता है। मान के हमें धूल से अगर एलर्जी होगा तो जैसे ही हमारे नाक में या हमारे संपर्क में धूल आएगा तो हमारा बॉडी उसके प्रति एक्टिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाएगा। तो वही जो है किसी संवेदनशील के प्रति जो है होने लगता है और वही एलर्जी होता है, समझ गए। तो ये चीज़ हो गया आपका। कहता है रुधिर कैंसर मतलब रक्त कैंसर। रक्त कैंसर को क्या कहते हैं? एनीमिया होता है, रक्त की कमी, पॉलीसिथेमिया, ल्यूकोमिया। तो ल्यूकोमिया ही जो है हमारा होता है वह रक्त कैंसर कहलाता है। तो ये हो गया हमारा सही। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए। एक और प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। कहता है मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सा होता है? फीमर, यही हमारा राइट आंसर है, फीमर ही सबसे बड़ा होता है। ओके, आगे चलिए, आगे हम लोग देखते हैं। कहता है काइम क्या कहलाता है? तो आपको पता होना चाहिए काइम जो होता है वह हमारे अमाशय में जो भोजन होता है वही को हम लोग काइम कहते हैं। अमाशय में भोजन जो है पचते पचते जो है अलग अलग कलर में बदलता है, तो वही भोजन अमाशय में जब भूरा कलर के हो जाता है एंजाइम मिलने के बाद, तो उसी को हम लोग काइम कहते हैं। यानी अमाशय में पहुँचने वाला जो भोजन रहता है और उसी को जो है अमाशय में जो उपस्थित भोजन होता है उसी को काइम कहते हैं, क्योंकि अमाशय में विभिन्न एंजाइम जो है भोजन के साथ मिलता है और फिर वहाँ पे थोड़ा सा पचने का काम करता है। तो अमाशय में उपस्थित भोजन को ही काइम कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं। एक और अच्छा प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। इंसुलिन का स्रावन करती है। स्रावन, इंसुलिन का जो स्रावन होता है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए इंसुलिन पैंक्रियाज के द्वारा जो है क्या होता है, सीक्रेट किया जाता है। लेकिन पैंक्रियाज में भी अलग अलग जो है सेल होते हैं, अल्फा बीटा। तो बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन का स्रावन किया जाता है अग्नाशय से, समझ गए। आगे यहाँ पे एक और प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कहता है सिर व गले को रक्त प्रदान करने वाली धमनी क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए गले में जो है हमारा कैरोटिड धमनी होता है, समझ गए। कैरोटिड धमनी, यही हमारा राइट आंसर होगा। यही जो है हमारा गले में होता है और सिर और गले को रक्त प्रदान करता है कैरोटिड धमनी। ओके, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे देखिए। कहता है सूंघने में गंध का मतलब कोई भी चीज़ का हम गंध लेते हैं, सूंघते हैं तभी तो गंध आता है, ज्ञान आता है। तो उसके लिए कौन सा तंत्रिका तंत्र जो है सहायता होता है? ऑप्टिक जो तंत्रिका होता है देखने वाला, समझ गए। ऑल्फैक्टरी होता है जो आपका होता है सूंघने वाला, समझ गए, ऑल्फैक्टरी नर्व। तो यही राइट आंसर होगा। बाकी फेशियल नर्व यह फेस के लिए होता है, समझ गए। आगे हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे। कहता है एक व्यक्ति के अंदर नॉर्मल, एक स्वस्थ व्यक्ति में श्वसन दर कितना होता है? तो माय डियर 16 से 20 होता है। तो ऑप्शन में देखिए 16 से 20 है, नहीं है, 15 से 20 है। तो ऑप्शन नंबर यही सही होगा, 16 से 20 प्रति मिनट रिस्पायरेशन दर नॉर्मल होता है, समझ गए, याद रखिएगा। आगे है, कहता है वासा के यानी फैट के पाचन में, हमारे बॉडी में कोई फैट वाला भोजन करते हैं तो उस फैट को पाचन कौन करता है? तो एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग लाइपेज कहते हैं, और यही लाइपेज फैट के पाचन करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है, समझ गए। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, पैथोजन क्या कहलाता है? तो पैथोजन आपको पता होना चाहिए। पैथोजन उससे कहते हैं जो जीवाणुओं के द्वारा रोग पैदा करता है। जीवाणुओं के द्वारा रोग पैदा करना ही जो है पैथोजन कहलाता है। हिंदी में इसे रोगजनक कहते हैं, समझ गए, या रोग कारक कहते हैं, जो रोग का कारण बनता हो। तो वैसा जीवाणु जो रोग पैदा करता है वही तो रोग का कारण बनेगा ना, तो इसी को पैथोजन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आगे देखिए। कहता है विडाल टेस्ट किया जाता है किसके लिए? टाइफाइड के पता लगाने के लिए। यही तो हमारा राइट आंसर होगा, समझ गए ना। डिसेंट्री ये सब होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा टाइफाइड के पता लगाने के लिए विडाल का टेस्ट किया जाता है। कहता है एनाल्जेसिक जो औषधि दवाई होता है किसके लिए उपयोग किया जाता है? पता होना चाहिए। दर्द से मुक्ति दिलाने के लिए एनाल्जेसिक दवा देते हैं, समझ गए। तो ये चीज़ें जो है आपको होता है, समझ गए। जीवाणुओं को मारने वाला एंटीबायोटिक होता है। ओके, नींद को बढ़ाने वाला जो होता है आप लोग को पता होना चाहिए सीडेटिव दवाइयाँ होते हैं, या फिर जो है इसी को हम लोग अलग अलग प्रकार के दवाइयाँ लेते हैं, नींद को बढ़ाता है, समझ गए, व्यक्ति में नींद आता है।
तो ये हो गया आपका। आगे है पैरासीटामोल औषधि का काम क्या है, आपको पता होना चाहिए। पैरासीटामोल का मतलब होता है ज्वरनाशी, इसे एंटीपायरेटिक द्रव भी कहते हैं। तो एंटीपायरेटिक ज्वरनाशक यही होता है। दमारोधी होता है जो एंटी एस्थमेटिक दवा होता है जिसको दमारोधी कहते हैं। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा, समझ गए। आगे हम लोग देखेंगे, कहता है साइनोसिस। साइनोसिस उत्पन्न होने का कारण क्या है, साइनोसिस, समझ गए। साइनोसिस कितना बार बता चुके हैं, इसका मतलब होता है कि ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना जिससे बॉडी नीला पड़ने लगता है। तो ऑक्सीजन की कमी, समझ गए, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। खून की कमी एनीमिया, समझ गए, ये चीज़ें को। ग्लूकोज की कमी हाइपोग्लाइसेमिया, ओके। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे है, कहता है श्वसन को पुनः समान करने के लिए कौन सी पोजीशन लाभदायक है। अगर किसी पेशेंट को श्वसन से रिलेटेड समस्या है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा हो, तो उसको अच्छे करने के लिए कौन सा स्थिति पोजीशन सही रहता है। तो बार बार आप पढ़े हैं श्वसन और हृदय से रिलेटेड फाउलर पोजीशन होता है। फाउलर पोजीशन बेस्ट होता है श्वसन को अच्छा करने के लिए। कहता है इंट्राओसियस ऑक्सीजन कहाँ लगाया जाता है, पता होना चाहिए। ऑसियस जो होता है हड्डी में लगाया जाने वाला इंजेक्शन होता है, जो बोन मैरो में लगाया जाता है, अस्थि मज्जा में, समझ गए। तो ये इंट्राओसियस इंजेक्शन बोन मैरो में याद रखिएगा, ओके। चलिए, आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं। कहता है एडिशन जो रोग होता है वह कौन से हार्मोन के असमान सिक्रेशन के कारण होता है। अब एक हार्मोन है जिसमें एबनॉर्मल तरीके से सिक्रेशन होता है, असमान हो जाता है। और हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में हार्मोन अगर बहुत ज़्यादा रिलीज होने लगता है या फिर बहुत ज़्यादा कम भी जाएगा, तो दोनों कंडीशन में जो है क्या होता है, रोग हो जाता है। तो हार्मोन को एक निश्चित संतुलन होना ही चाहिए, तभी यह ठीक रहता है ना। तो ज़्यादा सिक्रेशन भी गड़बड़ है और ज़्यादा कम होना भी गड़बड़ है। तो एडिशन रोग उत्पन्न होता है जब हमारा एड्रीनल ग्लैंड जो होता है वह कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन में बहुत ज़्यादा असमान सिक्रेशन हो जाता है, जिसके कारण यह कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन अनियंत्रित हो जाता है, जिससे एडिशन रोग होता है, समझ गए। और यह जो है आपके एड्रीनल ग्लैंड के फेलुअर को बताता है, समझ गए। और एड्रीनल ग्लैंड कहाँ होता है, तो किडनी के दोनों ऊपर में जो है एड्रीनल ग्लैंड होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका आज का यह लास्ट प्रश्न यहाँ पे समाप्त होता है। आप लोग अच्छे से पढ़िए, समझिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।